डिसीजन था कि ये बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में जाना, वो रिग्रेट तो नहीं कर रहे? सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको? पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेलेक्ट करोगे या हॉर्टिकल्चर? मैंने एग्जाम्पल कर लिया था कोर्स। हॉर्टिकल्चर किसको ज्यादा आसान है? मींस मेडिकल वाले बच्चे को ज्यादा आसान है हॉर्टिकल्चर करना ग्रेजुएशन में, या नॉन मेडिकल वाले को ज्यादा कंपैरेटिवली आसान है? 3 ऐसी चीजें जो आपने एक्सपेक्ट करी थी और आपको नहीं मिली। हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ। इस वीडियो में हम इंटरव्यू लेंगे या फिर कुछ बातें जानेंगे हमारे ओल्ड स्टूडेंट से। ये पूछेंगे कि कौन से कोर्स में है, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और हम जानेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस है पीएयू में, क्या डिफरेंस होता है स्कूल लाइफ एंड यूनिवर्सिटी लाइफ में, इन्होंने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया और क्यों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम क्या है? माई सेल्फ निशान शर्मा। मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर पीयू से कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। ओके, तो आपने अपनी जो स्कूलिंग है 12th है वो कहाँ से करी है? आरएस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना से की है मैंने अपनी स्कूलिंग। ओके, तो अभी आपने ग्रेजुएशन में प्रोसीड कर रहे हो, राइट? आपका फर्स्ट जो है सेमेस्टर वो कंप्लीट हो चुका है और सेकंड सेमेस्टर में आप एंटर कर चुके हो। तो कितना का डिफरेंस होता है स्कूल लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में? काफी ज्यादा डिफरेंस है। आरएस के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी खुल जाता है बच्चा वहां जाके, क्योंकि वहाँ पे खुला माहौल है, अच्छा है। यूनिवर्सिटी का माहौल डिफरेंट ही होता है वैसे भी स्कूल से। स्कूल में कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये पढ़ो, यहाँ तक करो, ये करो। यूनिवर्सिटी में कोई कहता नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आपने कितना करना है, कितना नहीं करना। ओके, तो ये जो इंडिपेंडेंस आपको मिल रही है कि कोई टीचर आपको नहीं कह रहा कि भाई लगाओ क्लास, या लगाई क्यों नहीं है, छुट्टी क्यों की, लीव वगैरह भी इजिली मिल रही है, तो इस चीज को कैसे लगता है कि स्कूल में तो ये सब कुछ नहीं था? तो इसके मतलब क्या है, इसका फायदा है या नुकसान है? डिपेंड करता है बच्चे पे, किसी को फायदा है किसी को नहीं है। अगर कोई उसको यूटिलाइज कर रहा है अच्छी तरह पे कि हाँ भी मैं अगर छुट्टी ले रहा हूँ तो उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ कहीं पे, तो वो बेनिफिट है। अगर वो वेस्ट कर रहा है तो फिर वो लॉस तो है ही इसमें। आपको क्या है, फायदा या नुकसान? अभी तो कुछ नहीं पता, अभी तो देखते हैं, बाकी धीरे धीरे पता लगेगा कि हाँ फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ठीक है। कितने सब्जेक्ट्स थे आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में, थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के सारे टोटल? 9 या 10 के अराउंड। ओके, उसमें से थ्योरी वाले कितने थे? सारे थ्योरी वाले थे और उसमें प्रैक्टिकल था साथ। एक तो आधा था जिसमें नहीं थी थ्योरी, प्रैक्टिकल नहीं था जिसमें, थ्योरी सब में थी। ओनली प्रैक्टिकल वाला कोर्स अभी तक नहीं आया? नहीं, अब तक। अब बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कर रहे हो फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? यस। ओके, तो आपके जो कोर्सेज थे वो मतलब किस टाइप के थे? आप पहले तो 12th में किस बैकग्राउंड से हो, मेडिकल या नॉन मेडिकल? मैंने सुपर मेडिकल मेन बायो थी और एडिशनल मैथ्स था। ओके, तो दोनों चीजें ही आपने करी हुई हैं। तो इस बार आपको क्या कोई आया टोटली मैथ्स का कोर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स हो? ये कोर्स एक मैथ्स है, बायो है, दोनों बच्चों के लिए। जिसने मैथ्स किया उसके लिए बायो, और जिसने बायो किया उसके लिए मैथ्स। तो फिर आपको कौन सा वाला मुश्किल लगा? दोनों ही आसान लगे? उन्होंने दोनों, फिर मैंने एग्जाम्पल कर लिया था कोर्स, क्योंकि वो था कि उन्होंने वही था कि जिसने मैथ किया उसको बायो करना पड़ेगा, जिसने बायो किया उसको मैथ्स। तो मैंने दोनों किए हुए थे, तो फिर उन्होंने कोर्स एग्जाम्पल कर दिया था। फिर वो कोई भी नहीं कोर्स किया आपने? वो वाला वो कोई भी नहीं किया, मतलब वो उसका बेनिफिट हुआ मुझे, बाकी को एक कोर्स ज्यादा करना पड़ा मेरे से और मेरा कम हुआ था। एक कोर्स आपको कम मिला। ओके, तो इसमें कैसा होता है, मतलब कि आपने जाना है, क्लासेस लगानी है, या फिर इसमें कोई एडवाइजर वगैरह भी होता है ग्रेजुएशन में? एडवाइजर्स होते हैं, पर 10 स्टूडेंट्स को एक एडवाइजर मिलता है, तो आप उनसे बात मतलब कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल आ रही है वहाँ पे, क्लासेस नहीं लग रही है, या कुछ टीचर्स पे कोई है प्रॉब्लम, तो आप उनसे बात कर सकते हो। बाकी एडवाइजरी मीटिंग होती है हर वीक, तो डिस्कस कर सकते हो वहाँ पे आप उनसे। कोई प्रॉब्लम है या कुछ वैसे कोई भी बात कर सकते हो आप उनसे। लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, घर पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको एडवाइस करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है। तो एडवाइजरी कमेटी का यही रोल है कि आप गाइडेंस वगैरह ले सकते हो टाइम टू टाइम? ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरी है ना पीएयू में, काफी फेमस है, कौन सी है फेमस लाइब्रेरी? MS रंधावा लाइब्रेरी है। ओके, तो उसमें कितना उसका मींस बेनिफिट है, क्या उसके फीचर्स हैं, कब कब वो खुलती है, या कितना वो एफिशिएंट होती है फॉर स्टूडेंट? वो भी डिपेंड करता है बच्चे पे कि वो किस तरह उसको ले रहा है। वैसे 9 to 9 वो खुलती है, और अगर 24 आवर्स चाहिए आपको तो वो साथ में रीडिंग रूम्स बने हुए हैं, तो वो 24/7 खुले रहते हैं। आप कभी भी जाके वहाँ पढ़ सकते हो।
बुक्स जो सी इशू होंगी वो लाइब्रेरी से होंगी, वो 9 to 9 में ही होंगी। उसके बाद जब मर्जी आप पढ़ो, वो बाहर बैठ के पढ़ना है वहाँ पढ़ लो, बाकी हॉस्टल में या घर पे जहाँ मर्जी पढ़ सकते। रीडिंग जो रूम्स आप कह रहे हो उसमें फैसिलिटी वगैरह है, टेबल चेयर्स वगैरह हैं अच्छे से? सब सेम है, जो लाइब्रेरी में है वही रीडिंग रूम में है, बस ये कि बुक्स वहाँ पे इशू नहीं हो सकती, बाकी सब सेम है। वॉशरूम फैसिलिटी वहाँ पे है, वहाँ पे आप मतलब पढ़ सकते हो आराम से, शांति वहाँ पे भी पूरी है जितनी लाइब्रेरी में होती है। एसीज वगैरह लगे हुए हैं? हाँ जी, सब लगा हुआ वहाँ पे। हम पढ़ना चाह रहे हैं अपने खुद के स्टडी मटेरियल से, तो हम लेके जा सकते हैं रीडिंग रूम में और वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। वो लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं, वो तो हम बस वहाँ पे सब कुछ सेम कर सकते हैं, जो हम रीडिंग रूम में कर सकते हैं वो लाइब्रेरी में, बस लाइब्रेरी में ये है कि वहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्शन है बस, बाकी सब सेम। ठीक है। लाइब्रेरी में जब कोई बुक वगैरह इशू करवानी होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आती है? आसानी से हम बुक फाइंड कर सकते हैं और इशू करवा सकते हैं? हाँ जी, एक पोर्टल जो सा है उसमें थोड़ा होता है स्टार्टिंग में समझने में उसको टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद फिर इजी है सब कुछ। पोर्टल किसका पोर्टल है? वो लाइब्रेरी वालों के ही कोई पोर्टल है, उसमें उन्हें बताया हुआ कि किस जगह पे पड़ी है बुक वाली, कि किस लाइन में पड़ी है, कौन सी रो में पड़ी है, कौन से शेल्फ पे पड़ी है, उस पोर्टल में है। आपने सिर्फ नाम भरना है या राइटर का नाम भरना है तो वो आपको अपने बता देगा। ठीक है, मींस एग्जैक्ट पोजीशन लाइब्रेरी में पता चल जाएगी, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत बड़ी है तो आप इजीली उसको कर पाओगे, अचीव कर पाओगे ना? ठीक है। तो फिर इसमें आपको मींस कैसा रहा आपकी जो ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर जो अभी निकला है, तो उसमें स्टडी मटेरियल आप किसको फॉलो करते थे? टीचर्स दे देते हैं हमें पीडीएफ्स, क्योंकि पहले तो चलो जब ऑफलाइन हुआ करता था तब नोट्स बनाने पड़ते थे खुद, अब जब से ऑनलाइन हुआ है तब से आदत पड़ गई टीचर्स को कि पीडीएफ्स भेजनी है, पीपीटी भेजनी है, तो वो टीचर अब साथ साथ भेज देते हैं। बाकी वो बता देते हैं बुक्स कौन कौन सी हैं, तो वो बुक्स आप लाइब्रेरी से इशू करा लो और वहाँ से पढ़ लो अगर आप चाहते हो। बाकी पीपीटीज उनसे पीडीएफ्स हैं वो काफ़ी होती हैं टीचर्स के लिए। ओके। आपका जो एग्जाम्स का क्या शेड्यूल है? पीए में काफी टाइप के एग्जाम्स होते हैं ना, तो थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन सा शेड्यूल है, कब कब लिए जाते हैं, कौन कौन क्या क्या नेम्स हैं उनके? सबसे पहले तो फर्स्ट आर्ली होता है, जैसे स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं वैसे फर्स्ट आर्ली मान लेते हैं। वो उसकी वेटेज 10 मार्क्स होती है, कभी 10 कभी 15, वो डिपेंड करता है टीचर्स पे या कोर्स पे। तो वो 10 मार्क्स का पहले फर्स्ट आर्ली होगा, वो होगा अराउंड 2 वीक्स के बाद आसपास होता है, जब आपका सेमेस्टर शुरू हो रहा है या कॉलेज शुरू हो रहा है, तो 2 वीक्स के बाद आपका वो होगा फर्स्ट आर्ली। उसके बाद फिर मिड टर्म होगा जो मिड ऑफ सेमेस्टर होगा, उसके बाद फाइनल एग्जाम होंगे। यहाँ सेकेंड आर्ली भी होता है, यहाँ फर्स्ट आर्ली होगा या सेकेंड आर्ली होगा आपका। वो सेकेंड आर्ली जो है वो मिड टर्म और फाइनल के बीच में होता है। ओके। और जो फाइनल प्रैक्टिकल्स हैं वो प्रैक्टिकल्स फाइनल एग्जाम के साथ होते हैं, उससे पहले हो जाएंगे। ठीक है, मीन पहले फर्स्ट आर्ली हुए, फिर मिड टर्म हुए, फिर सेकेंड आर्ली, फिर प्रैक्टिकल, फिर फाइनल एंड टर्म एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। ओके। तो इतने सारे एग्जाम्स के साथ स्टडी करना मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल नहीं लगता, तो टाइम बना रहता है ऐसे कि हाँ कब पढ़ना है, हमने फर्स्ट आर्ली में पढ़ना है, फिर साथ मिड टर्म में पढ़ना है। अगर ऐसे गैप होगा ज़्यादा तो फिर वो हो जाता है कि बच्चे की स्टडी छूट जाती है बीच में, यूनिवर्सिटी में जाके वैसे ही छूट जाती है। तो ऐसे फ्लो बना रहता है कि हाँ पहले फर्स्ट आर्ली दी है तो अब नेक्स्ट मिड टर्म देने हैं। प्रेशर भी है एक तरह का कि ज़्यादा ही हो जाता है, एग्जाम्स ही हैं बस, पर फिर भी कहीं ना कहीं फायदा भी है उसका। ओके, मींस रेगुलर रिवीजन होती रहती है, तो ये मेजर बेनिफिट हो गया। ठीक है। क्लास में जो टीचर्स करवाते थे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे, तो वो कहाँ से करवाते थे? मींस वो क्या चॉक एंड टॉक जो मेथड है वो, या पावर पॉइंट्स वगैरह यूज करते हैं, या पीडीएफ करते हैं, या स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, या क्या ऑफलाइन जो क्लासेस लगाई उसमें? सब सेम ही जो आपने कहा सारा कुछ था। कई पीडीएफ से पढ़ाते थे, कई पीपीटी से, कई वैसे ही पढ़ाते थे। नोट्स बाकी उन्होंने शेयर करने थे। ठीक है। क्लासरूम में इंटरेक्शन कैसी होती है बाकियों के साथ? मीन्स यूनिवर्सिटी का कैसा माहौल होता है? क्योंकि स्कूल में क्लास अटेंड करना थोड़ा डिफरेंट होता है, टीचर की ज्यादा मेन रोल होता है कि ये भी पढ़ना है, ये भी करना है। यहाँ पे फिर कैसे होता है यूनिवर्सिटी में? यहाँ पे टीचर डिपेंड करता है। कई टीचर्स काफ़ी पेन लेते हैं कि बच्चों को ये भी आए, इसको भी आए, उसको भी आए। कई टीचर्स ऐसे करा देते हैं कि चलो बस करवाना है हमने। आपके फेवरेट टीचर कौन थे? गगन मैम थे हॉर्टिकल्चर के, बाकी फ्लोरिक एक सर भी थे, सिमरत सर, वो भी अच्छे लगे मुझे। वो सेकंड नंबर पे? वो दोनों सेम नंबर पे। सेम नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड पे कोई नहीं, बस वही 2 टीचर। वही 2 सबसे अच्छे हैं। हाँ। आपने उस टीचर्स में क्या अच्छापन देखा कि आपने उनको फेवरेट टीचर वाली कैटेगरी में रखा? उनके पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। वो थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, ज़्यादा ये नहीं देखते कि हाँ भाई आप वर्ड टू वर्ड पढ़ो, ये करो वो करो। बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे हैं, वो एक फ्लोरिकल्चर है, एक हॉर्टिकल्चर है, तो वो उनमें ज़्यादा जितना हम देखेंगे उतना ही सीखेंगे, तो वो चीज़ उस तरह पढ़ाते हैं।
वैसे इन जनरल जो आपका कोर्स है उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना दिया जाता है? मीन फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फील किया ऑनेस्टली? काफ़ी होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बाकी वो है कि हम पे डिपेंड करता है कि कितना हम सीख रहे हैं। बाकी उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। वो जैसे अगर 2 क्लासेस थ्योरी की लग रही हैं तो एक प्रैक्टिकल ही लगेगी। किसी में 1+1 का कोर्स होता है, उसमें 1 थ्योरी होती है, 1 प्रैक्टिकल होती है पर वीक, तो उस अकॉर्डिंग सही हो जाता है। और 50-50 की रेशो ही है एक तरह की। और प्रैक्टिकल क्लास होती है वो 2 आवर्स की होती है। प्रैक्टिकल आपको लैब्स वगैरह में करवाते हैं या फील्ड विजिट्स होती हैं? दोनों सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे अब उनसे साइंस के सब्जेक्ट हैं तो वो लैब्स में होते हैं, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह जिनसे फील्ड के ही सब्जेक्ट हैं तो वो फील्ड में जाएंगे होते हैं। और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगा अब तक? बायोकेमिस्ट्री मुश्किल लगा मुझे। और सबसे आसान सबसे या आसान- इंटरेस्टिंग कह लो, एक ही बात है। आसान HTTFS था, इंटरेस्टिंग हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। ओके, तो ये सारे लगे। ठीक है, आप कहाँ से हो? रेजिडेंस कहाँ है आपकी? मैं लोकल लुधियाने से ही हूँ मैं। ठीक है, वैसे हॉस्टल वगैरह विजिट किए होंगे, देखा होगा फ्रेंड्स के साथ, हाँ जी, देखिए तो कैसा लगा? हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है BAU की? अच्छी है वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज, बाकियों से अच्छी है। जैसे बाहर जो सुनते थे कि हाँ भी हॉस्टल ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मैस ऐसी होती है, खाना ऐसा मिलता है, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं है। काफ़ी अच्छा है सिस्टम वहाँ मेस का खाना टेस्ट किया है? का। हाँ जी, कैसा लगा? अच्छा है। घर जैसा है? मीन्स हेल्दी फूड मिल रहा है? हेल्दी फूड मिल रहा है, घर जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ओके, तो आपने जो डिसीजन था कि ये BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में जाना, वो रिग्रेट तो नहीं कर रहे? नहीं, रिग्रेट तो नहीं है। बस अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिले, मान लो कोई टाइम मशीन है जो आपको लेके जा रही है पास्ट में, तो आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर सेलेक्ट करोगे या हॉर्टिकल्चर? BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट करूंगा इस टाइम। जब एग्जाम दिया था तब मेरा यही था कि BSc एग्रीकल्चर ही करना है, पर अब जब मैं कर रहा हूँ तो लग रहा है कि नहीं, हॉर्टिकल्चर ही बेस्ट है। क्यों हॉर्टिकल्चर क्यों बेटर लग रहा है एग्रीकल्चर के कंपैरेटिवली, जबकि मेजोरिटी को होता है? आप खुद भी कह रहे हो कि जब एडमिशन लेनी थी तब आपको भी था कि मैंने एग्रीकल्चर में जाना है, फिर हॉर्टिकल्चर अब क्यों अचानक से अच्छा लगने लग गया? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है टॉपिक्स उसके, बाकी जो फील्ड्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर मेरे मन में ये भी है कि फ्यूचर में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर आगे बढ़ेगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर अभी नया नया शुरू हुआ है तो लोगों को कम इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो धीरे धीरे पता लगेगा तो फिर वो इधर को आना शुरू करेंगे। मींस ये एक इमर्जिंग फील्ड है आपके हिसाब से, आगे ग्रो करेगा ज्यादा, काफ़ी बिकॉज एग्रीकल्चर में पहले बहुत एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, तो हॉर्टी में ज्यादा होंगी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर आप कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि उसमें क्रैमिंग पोर्शन, कुछ सुना है हमने कि हॉर्टिकल्चर में कुछ रटने वाला पोर्शन कुछ ज्यादा होता है, तो ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सेम सब्जेक्ट्स हैं वैसे भी मोस्टली एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के, कुछ कुछ अलग हैं, बाकी वो भी हो जाते हैं रिपीट वहाँ पे। मतलब सब कुछ सेम ही ऑलमोस्ट, सिर्फ एग्रोनॉमी जो सा सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर में आएगा, किसी और में नहीं आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है। तो वो क्रैमिंग पोर्शन अगर उधर है तो इधर भी है, उतना नहीं है तो दोनों में नहीं है। मींस आप कह रहे हो कि जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर है उसमें मेजोरिटी में जो कोर्सेज हैं वो सेम है, एक्सेप्ट फ्यू, जो फ्यू है बहुत कम है, हाँ जी, बाकी सारे सेम सेम ऑलमोस्ट। आपको ऐसा कैसे पता है? आपने एग्रीकल्चर वाले फ्रेंड्स हैं या कुछ, क्या बैकग्राउंड है? एग्रीकल्चर वाले हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो उनके और मेरे कोर्सेज सेम है, फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सेम थे। और मेरे ब्रदर भी हैं वो एग्रीकल्चर में हैं, तो उनसे भी पता लगता है कि जो से हमने कर लिए हैं, अभी कर रहे हैं जो सा हम, तो वो सेकंड ईयर में उनको आते हैं, थर्ड ईयर में आते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट सारे मिला के सेम हो जाते हैं कोर्सेज। मींस ओवरऑल बात करेंगे डिग्री की तो लगभग सेम ही होंगे। कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारा हॉर्टिकल्चर है मेन, तो हॉर्टिकल्चर में हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, वो हॉर्टिकल्चर कम पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी ज़्यादा पढ़ेंगे, पर वो हॉर्टिकल्चर भी पढ़ेंगे और हम भी एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है। आपके क्लास में कोई जो अदर स्टेट होते हैं स्टूडेंट्स, वो हैं? देखे हैं आपके क्लासमेट्स में वो हैं? नहीं, हमारे क्लास में अब तक तो नहीं है। नेक्स्ट ईयर से जब ICR अप्रूव हो जाएगा वो, तो तब आने शुरू होंगे। अभी हमारे क्लास में कोई नहीं। हॉर्टिकल्चर वाले में अदर स्टेट्स वाले फिलहाल तक नहीं देखने को मिले। यस। ठीक है, आपने जो मीन्स यूनिवर्सिटी में काफी इंडिपेंडेंस होती है कि हम कभी भी जा सकते हैं इधर उधर, है ना? मीन्स कोई गेटिंग वगैरह सिस्टम नहीं होता, जब मर्जी घर चले जाओ या बाहर चले जाओ, या कैफे वगैरह भी हैं, तो उस चीज को कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज आप कह भी रहे हो कि आप काफी स्ट्रिक्ट स्कूल से अपने 12th करके जा रहे हो, और यहाँ पे जाके बिल्कुल टोटल इंडिपेंडेंस है, कोई भी किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर स्कूल के कंपेयर करें तो। तो फिर वो चीज से कैसे आपने मीन्स मैनेज किया? आपको लगा नहीं कि छोड़ो पढ़ाई, घूम ही लेते हैं, है ना? या होता है कि हाँ ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं लगा? वो तो फिर अपने अपने कंट्रोल पे है कि कितना हम चाहते हैं, कितना नहीं चाहते। अभी तो वैसे है कि चलो कुछ भी कर सकते हैं अभी इस टाइम पे हम, क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी, अगले आने वाले 4 ईयर्स तक हम कुछ भी करें,
फिर जब एमएससी करनी है तो फिर एक और प्रेशर आ जाएगा कि हाँ एग्जाम्स देने हैं, उसके लिए तैयारी करनी है। तो बाकी अभी मेरे हिसाब से मुझे ये है कि चलो ठीक है, मतलब फ्रीडम है लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम मिसयूज करें उसका। यस, ठीक है। आपके पेरेंट्स की क्या कंट्रीब्यूशन है, मींस 12th तक कैसा था उनका बिहेवियर स्टडी के मामले में, और अब कैसा है, कितनी ट्रांजिशन आपको लगी है घर वालों के माहौल में? उनका भी वही है कि पहले था उस टाइम पे कि कुछ करना है, अभी कोई एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तो वो उस हिसाब से डालते थे प्रेशर कि करो करो। अब उनको है कि चलो एक तरफ हो चुका है, अब तो वो कुछ थोड़ा कम कर दिया उन्होंने। बाकी वो है डालते हैं प्रेशर, पर इतना नहीं डालते कि आपने करना ही करना है, इसको कर भी करो। उनको अब ये भी पता लग गया है कि चलो समझ आ गई है इसको कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। आप कह रहे हो कि आपने 12th में बायो भी करी है और मैथ्स भी करा है, मीन सुपर मेडिकल से मेडिकल भी किया है, नॉन मेडिकल भी किया है। तो आपके अकॉर्डिंग हॉर्टिकल्चर किसको ज्यादा आसान है, मीन्स मेडिकल वाले बच्चे को ज्यादा आसान है हॉर्टिकल्चर करना ग्रेजुएशन में, या नॉन मेडिकल वाले को ज्यादा कंपैरेटिवली आसान है? आपने दोनों करे हैं तो आपको दोनों का पता होगा। अब तक का जो सा मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि नॉन मेडिकल वालों को थोड़ी मुश्किल आएगी एज कम्पेयर टू मेडिकल वाले, क्योंकि जो सब्जेक्ट हैं सारे वो बेसिकली बायो से निकल रहे हैं। माइक्रो हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सारे जिसमें बायो आ रही है सब में। तो अभी जो से सब्जेक्ट हमें लगे थे मोस्टली वो था कि हमें पढ़े होते हैं हमने पहले, बायो में थोड़ा बेसिक है उसमें, अब थोड़ा एडवांस हो गया। तो जो से मैथ्स वाले थे उनको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई एज कम्पेयर टू हमें। ठीक है, मीन्स आपके बैचमेट्स ने जो नॉन मेडिकल वाले उनको लग रहा होगा कि ये मुश्किल है, बल्कि जो बायो वाले थे उनको वो चीजें पहले से ही बेसिक्स उनके क्लियर थे, पहले देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, वैसी चीजें नहीं है। पर नॉन मेडिकल वाले थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे तो उनका भी हो जाएगा, मतलब मुश्किल नहीं है वो, क्योंकि वैसे भी वो बेसिक कोर्स ही करा रहे हैं अभी भी हमें। अगर वो माइक्रो करा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री करा रहे हैं, तो वो बेसिक कोर्सेज ही करा रहे हैं। वो थोड़ी हेल्प मिल जाती है बायो वालों को, क्योंकि उन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है उसको। बाकी दोनों के लिए सेम ही है अगर मेहनत करते हैं तो। और क्लास में अगर कोई टीचर करवा रहे हैं, है ना, जैसे अगर वो ऐसा तो नहीं करते कि हाँ ये चीज पढ़ा रहे थे, ये तो पता ही आपको कि आगे चलते हैं, तो मेडिकल वाले वो कर ले, और नॉन मेडिकल वालों को बिल्कुल नहीं पता, वो कहीं भी हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया, ऊपर से सुपरफिशियल नॉलेज देके निकल गया, ऐसा तो नहीं? वो स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। वो सब पूछते हैं वो एक बार कि कौन से नॉन मेडिकल हैं, कौन से मेडिकल हैं। तो जो से नॉन मेडिकल से होते हैं उनको वो थोड़ा ध्यान से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको बिल्कुल बेसिक नहीं पता, तो वो मतलब कवर अप हो जाता है। अगर बच्चा वहां पे भी पढ़ रहा है, पहले उसने दूसरा नहीं पढ़ा मेडिकल या नॉन मेडिकल में, तो वो वहां पे कर सकता है उसको कवर। ठीक है, मींस हो जाता है कवर, कोई मुश्किल नहीं आती। यस। ओके, तो अब आते हैं हम हमारे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। आपने कौन सी ऐसी 3 ऐसी थिंग्स जो आपने एक्सपेक्ट करी थी बीएयू से और आपको वो मिली है? नंबर 1, वहाँ के टीचर्स कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं। सुना था ये कि अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वही टीचर्स मिले हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। सेकंड, जो चीज एक्सपेक्ट करी वो मिली? फ्रीडम थी जो कि हाँ भी स्कूल में जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हट जाएंगी, वो मिली है फ्रीडम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके। ओके, और नंबर 3 वो एनवायरनमेंट वैसा मिला, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे के आए हैं, तो वो सभी वही उनकी मेंटालिटी है कि हाँ भी पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना हमें नहीं पढ़ना, सब कुछ उनका माइंड है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। ओके, और अब उल्टे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 ऐसी चीजें जो आपने एक्सपेक्ट करी थी और आपको नहीं मिली? ऐसा तो कोई भी नहीं है, जो चीज़ सोची थी वो मिली ही है। ऐसी कोई नहीं कि जो सी चीज़ सोची थी वो मिली नहीं है, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और कोई ऐसी चीजें जो आपने सोची भी नहीं थी और आपको वो मिल भी गई? यहाँ पे वो है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है ज़्यादा। बाकी स्कूल्स में जब हम आए हैं, बाकी कॉलेजेस में भी वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते मेरे हिसाब से इतना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो स्टडी के अलावा, आपने भंगड़े में किया है, स्पोर्ट्स में किया है, तो आपको उसके ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपकी पोजीशंस आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। मुझे लगता मतलब वो है कि उसका फ़ायदा है कि आप सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हो आप, तो अगर वहाँ पे आपका लॉस हो रहा है तो आपके कवर हो जाएगा अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हो वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एनसीसी एनएसएस होते हैं ना, वो कौन से कोर्सेज होते हैं? वो 3 कोर्सेज एनसीसी, एनएसएस और एनएसओ, ये 3 हैं। इनमें से आपने एक रखना ही रखना कोई। तो एनएसओ में होता है कि स्पोर्ट्स, अगर आपने है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप एनएसओ रख लो, अगर आपको सोशल सर्विस में इंटरेस्ट है तो एनएसएस रख लो, और अगर आपने वही कि आर्मी की तरफ जाना है या डिसिप्लिन तो एनसीसी। ओके, तो फिर इसमें कुछ ये भी होता है, टाइमिंग का होता है, कोई किस टाइम लगते हैं, तो वो क्या होता है? मींस डे स्कॉलर के लिए एक होता है, आई थिंक एक हॉस्टलर वगैरह के लिए होता है, कैसा कुछ नहीं है? कहते हैं ऐसे कि हाँ डे स्कॉलर ये रख लो और दूसरे वो रख लो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो है कि अगर आपने एनएसएस रखा है तो आपको सिर्फ छुट्टी वाले दिन बुलाएंगे, वो सैटरडे संडे छुट्टी होती है यूनिवर्सिटी में, तो उस दिन बुलाएंगे आपको। और थोड़े बहुत काम होते हैं कि हाँ भी आज फ्लैग मार्च करनी है, आज ये करना है, आज थोड़ी सफाई करनी है, प्लांट्स लगाने हैं,
तो उन सब के लिए एनएसएस को यूज़ वो लेके जाते हैं। और वो उस दिन होता है जिस दिन छुट्टी हो, और उसके कैंप होते हैं 10 या 20, तो उसके आपने 75% अटेंडेंस वहाँ पूरी करनी है। और एनएसओ में ये है कि वो डेली लगेगी, फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे। उसका हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, वो डिपेंड करता है कि कितना लग रहा है आपका। और वो लगता कब है? वो क्लासेस के बाद लगता है, 5 o'clock छुट्टी हो जाती है, उसके बाद लगेगी आपकी एनएसओ, 5:30 से 7 या 5:30 से 6:30। ओके। और जो थर्ड कोर्स है एनसीसी, उसका जो एनसीसी है उसका कोई टाइम का आइडिया नहीं है, उसकी वही है कि ट्रेनिंग है, वो पता नहीं कब होगी कब नहीं, वो मुझे आइडिया नहीं उसका। आपने कौन सा वाला सेलेक्ट किया था इनमें से? मैंने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में एनएसएस रखा हुआ था, अब मैंने चेंज करा के एनएसओ कर लिया। क्यों, ऐसा क्यों किया? वैसे अब मैंने सोचा कि थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो वो भी करके देखें ट्राई एक बार। ठीक है। तो आपने अब कुछ कर लिए है ना, अटेंड किया है यूनिवर्सिटी लाइफ, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो क्राउड है, मीन जो स्टूडेंट्स हैं, वो कोई ज्यादा गलत हैबिट्स में, बैड हैबिट्स में तो नहीं है कुछ भी, जैसे कुछ गलत काम करना, क्लासेस ना लगाना, या ज्यादा ही घूमना फिरना, या बंक ही करते रहना, या कुछ अदर बैड हैबिट्स उनमें है तो नहीं? अभी तक तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जिसमें हुआ ऐसा कोई बैड हैबिट्स, क्योंकि वो है एक तो ये भी है कि वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी अच्छे घरों से आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अच्छे घर तो क्या है, पढ़ने वाले बच्चे जो से होते हैं, तो फिर उनका अभी माइंड ऐसा हुआ ही नहीं सेटअप कि वो सोचें इस बारे। अभी सिर्फ वही सोच रहे हैं कि हाँ अभी पढ़ना है, थोड़ा बहुत आउटिंग कर सकते हैं, पर मोस्टली वही सोचते हैं कि पढ़ना है। तो अब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा। ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड है जिसमें आप कह रहे हो कि थोड़ा फील्ड ट्रिप्स भी होते हैं, फील्ड में भी जाना होता है, तो क्या ये चीज गर्ल्स के लिए सेफ है? मीन्स कुछ गर्ल्स या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको होता है कि फील्ड में मतलब मुश्किल होएगा हमारी बेटी को ना, कि वो इतना घर में रही है, या मतलब नहीं इतना फील्ड में, तो फिर उनको मुश्किल तो नहीं होता? सेफ है वो जाना करना, या कोई बहुत ज्यादा लेबर तो नहीं कुछ लगती या मुश्किल होता कुछ ऐसा? सेफ है, इजी भी है साथ में। अगर हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को कंपेयर करें तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर से कम होता है फील्ड वर्क हॉर्टिकल्चर पे। बाकी ऑर्चिड्स वगैरह में जाना होता है, वहाँ पे फील्ड टू फील्ड मूव करना है कि हाँ भी एक क्रॉप पढ़नी है तो इस फील्ड में पढ़ो, अगली क्रॉप उस फील्ड में पढ़ो, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हॉर्टिकल्चर में ये कि आप एक ऑर्चिड में चले गए, वहाँ पे आप डिफरेंट ट्रीज के बारे में पढ़ सकते हो एक ही जगह पे, तो वो थोड़ा कम हो जाता है काम वहाँ पे। बाकी वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना किसको ज़्यादा मानते हो, कितना बाहर घूमने को ज़्यादा मानते हो। तो अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है और उसने एडमिशन भी ले लिया है, एडमिशन हो भी चुकी है, और वो मान लो कल जा रहा है फर्स्ट डे अपनी कॉलेज लाइफ को शुरू करने, या कह लो बीएससी हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में फर्स्ट डे है उसका, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं? उसके लिए पहले तो वही कि क्लासेस जो सी हैं वो अटेंड करे रोज, कि स्टार्टिंग में पता लग जाएगा उसको कि किस सब्जेक्ट के पढ़ने की ज़रूरत है, किसको कम पढ़ने की ज़रूरत है, किस में ज़्यादा पढ़ना है मैंने, किस में मैं वीक हूँ, किस में मैं स्ट्रांग हूँ। तो वो स्टार्टिंग में सारी अटेंड करे क्लासेस। उसके बाद बाकी और ये है कि लाइब्रेरी विजिट करे स्टार्टिंग में, रेगुलरली चाहे वो ना ही करे, पर उसको पता हो कि हाँ भी कौन सी बुक्स कैसे देते हैं, कैसे पोर्टल चलाना है, वो सब पता होना चाहिए उसको। बाकी और तो ठीक है, चलो ठीक है जी। अभी एक और चीज, अभी आपकी ग्रेजुएशन आपकी हो जाएगी है ना, तो उसके बाद आपने क्या सोचा है? आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना चाहते हो, क्या सोचा है फिलहाल? अभी तो बस एमएससी का ही है कि बीएससी के बाद एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन का सोचा हुआ है। बाकी अगर पोस्ट कोई है पोस्ट जो भी होंगी बीएससी के बाद करने वाली, तो देख लेंगे उसके एग्जाम्स, पर मेन एम यही है कि बीएससी के बाद एमएससी करनी है। ठीक है। तो आपने ये एंट्रेंस दिया है ना, सीईटी क्वालिफाई किया है, फिर आपने इसमें एडमिशन लिया है, तो अगर किसी को कुछ नहीं आता, बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसे कैसे करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या मतलब शेड्यूल अपना रखना चाहिए स्टडी का, कि वो सीईटी को, पीएयू सीईटी को कर सके क्रैक और अच्छा रैंक ले सके? वही है, वो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, मैंने सनी कोचिंग क्लासेस की हेल्प ली थी, आप भी लो। मैं प्रेफर करता हूँ आपको कि आप वहीं पे आओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी गाइडलाइन देते हैं, इनको एक्सपीरियंस है। मेन सीईटी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि हाँ भी कैसे जाना है, कितना चाहिए पढ़ना, कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए, मॉडल टेस्ट पेपर कौन से करने हैं, सैम्पल पेपर कौन से हैं। तो मेरी तरफ से तो यही है। बाकी बेसिक्स आपके अच्छी तरह से क्लियर होंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। कोई भी फाइनल टिप्स आपके अपने जूनियर्स के लिए जो इधर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या एडमिशन लेके क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन कर भी रहे हैं, चल रही है मतलब क्लासेस, उनके लिए कोई टिप्स आपकी तरफ से? टिप्स में तो ये कि रेगुलरली स्टडी करो, मतलब ये मत सोचो कि चलो मैं यहाँ करूँगा
तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, सारा नहीं पढ़ सकते तो कुछ कुछ पढ़ो ताकि बेसिक नॉलेज हो जाए आपको हर चीज़ की। बाकी जो प्रैक्टिकल्स मिलते हैं, प्रैक्टिकल मैनुअल्स वगैरह, उसको रेगुलरली करो क्योंकि वो लास्ट टाइम पे फिर बर्डन पड़ जाता है। बाकी जो अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अदर एक्टिविटीज़, तो उसमें पार्टिसिपेट करो, मतलब उसमें कोई आपका नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही मिलेगा। ओके, तो आपका जो यूनिवर्सिटी में रहा है ना, तो उसमें आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है? कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी का स्पॉट है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? लाइब्रेरी, कर लिए तो लाइब्रेरी। ओके, कोई और एक्सपीरियंस आपका जो आप शेयर करना चाहो यूनिवर्सिटी का, कोई भी कुछ फनी या कोई भी सीरियस, कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ ये वाली चीज मेरे साथ हुई, मैंने बताने हैं, शेयर करनी है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ तो है नहीं, क्या था खास, बताने वाला भी कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है। वैसे ये वीडियो हमारी प्लान नहीं थी, कोई भी नहीं प्लान होती, ये भी नहीं थी। एक्चुअली बर्थडे था मेरा, तो ये इनको याद था, तो ये अपनी बेस्ट विशेस देने आए थे, तो हमने इनको बिठाया, हमने कहा कि चलो भाई जो एक्सपीरियंस है वो ले लेते हैं। आप नेक्स्ट ईयर भी आना भाई जरूर, और जो एक्सपीरियंस में है ऐड ऑन करना अपने पॉइंट्स, है ना? तो ठीक है, और कुछ बताने वाला तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, बस हैप्पी बर्थडे विश करते हो सभी मैम को। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, सो आई रियली होप कि आप अपने डिजायर जो भी पोजीशन अपनी देखते हो उस पे पहुंचो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Happy birthday to you.